हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 4। ऑलरेडी हमने इलस्ट्रेशन 4 पोस्टिंग कंप्लीट किया, एडजस्टमेंट सॉल्व करके कंप्लीट किया। मैंने आपको इलस्ट्रेशन 4 टैली करने के लिए कहा था। अगर आपने टैली किया है एंड अगर आपका इलस्ट्रेशन 4 टैली हुआ है, वेरी गुड। अगर डाउट है कि कैसे टैली करना है तो हम एक साथ टैली करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करने के लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में देयर आर ओनली 2 आइटम्स, उन दोनों की रफली टोटल करो विच इज 65,270। ट्रेडिंग के डेबिट में देयर आर 4 आइटम्स, इन चारों की टोटल करो विच इज 57,000। तो वी कैन क्लियरली सी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड इज ऑन दी हेवी, दैट इज बिगर साइड, या उसकी टोटल ज्यादा है। तो मैं टोटल कॉलम में दोनों तरफ लिख रहा हूं 65,270 एंड अब मैं बड़ी वैल्यू 65,270 माइनस छोटी वैल्यू 57,000 डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, जो कि मुझे मिल रहा है 65,270 माइनस 57,000 एज 8,270। तो द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट इज 8,270, जिसे मैं उठाऊंगा एंड डेबिट में एज अ बैलेंसिंग फिगर लिखूंगा 8,270। क्रेडिट बड़ा था तो बैलेंसिंग फिगर एज अ डिफरेंस आएगा ऑन द डेबिट साइड। तो नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट में 8,270 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, which is nothing but my gross profit. Credit is heavy, debit is on the smaller side. Credit यानी कि इनकम ज्यादा है, डेबिट छोटा है मतलब खर्चे कम है। इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, मतलब ये 8,270 रुपया मेरे लिए कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसके सामने मैं लिख रहा हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। मैं क्या कह रहा हूँ उसे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कि एट द एंड ऑफ द ईयर इस बिजनेस को, दैट इज खांडवाल एंटरप्राइजेस को 8,270 का ग्रॉस प्रॉफिट मिला। एंड इमीडिएटली इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कैरी करूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,270। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आया। तो यहाँ पर एज पर स्टेप नंबर 5 हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसे P&L में ट्रांसफर किया। अब अगला पार्ट क्या है, तो अगला पार्ट में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करने के लिए फिर से वही करूंगा कि मैं क्रेडिट साइड के टोटल करूंगा। तो क्रेडिट में देयर आर 3 आइटम्स, तो इन तीनों की टोटल आ रही है 9,080 एंड डेबिट में जितने भी आइटम्स है उन सबको ऐड करूंगा तो रफली उसकी टोटल आ रही है 21,460। तो डेबिट की टोटल आ रही है 21,460, क्रेडिट की टोटल आ रही है 9,080। तो वी कैन क्लियरली सी डेबिट इज हैवी, क्रेडिट इज ऑन द लोअर साइड। तो जो बड़ी वैल्यू है 21,460 मैं दोनों तरफ टोटल कॉलम में लिखूंगा एज 21,460 एंड 21,460 दोनों तरफ। फिर से बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 21,460 माइनस 9,080 इज 12,380। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12,380 ऑन विच साइड, ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो ये डिफरेंस उठा के मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं एज 12,380 माई बैलेंसिंग फिगर, जिसे मैं कहूंगा नेट लॉस। क्या कहूंगा मैं इसे, नेट लॉस। वाई नेट लॉस, डेबिट बड़ा था क्रेडिट छोटा था, तो दिस इज माय लॉस। अगर डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, डेबिट यानी कि खर्चे ज्यादा है, तो खर्चे ज्यादा है, क्रेडिट छोटा है यानी कि इनकम कम है, तो खर्चे ज्यादा है इनकम कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज माय नेट लॉस। तो उसे मैं लिख रहा हूं एज बाय नेट लॉस। क्या लिख रहा हूं मैं उसे, नेट लॉस। अब इस नेट लॉस का करना क्या है, तो सिंपली इस नेट लॉस को उठाना है एंड कैपिटल, दैट इज बैलेंस शीट कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है। लॉस की वजह से कैपिटल सब्ट्रैक्ट होगा, लॉस की वजह से कैपिटल कम होगा। तो मैं आ रहा हूं इन बैलेंस शीट लायबिलिटीज में, मैं कैपिटल के नीचे लिख रहा हूं माइनस नेट लॉस रुपीज 12,380 की लॉस की वजह से मेरा कैपिटल रिड्यूस होगा। तो 52,000 ऑलरेडी मेरा कैपिटल था, माइनस नेट लॉस 12,380, तो 52,000 माइनस 12,380 मेरा नेट वैल्यू बाहर बच रहा है 39,620। तो नेट लॉस सब्ट्रैक्ट करने के बाद अभी भी मेरे पास 39,620 का कैपिटल बचा। तो मेरा कैपिटल का टोटल बाहर आया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ नेट लॉस, मेरे पास 39,620 अभी भी कैपिटल बचा है। तो हमारा स्टेप 6 के हिसाब से हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज किया, नेट लॉस कैलकुलेट किया, वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें फाइनली करना क्या है, अब हमें फाइनली हमारे बैलेंस शीट को टैली करना है। तो मैं बैलेंस शीट की दोनों तरफ की टोटल करूंगा, दोनों तरफ की टोटल हैज टू बी इक्वल। तो शुरुआत करते हुए एसेट्स की टोटल, अगर आप एसेट्स के सारे आइटम्स को ऐड करोगे तो आपको एसेट्स की टोटल मिल रही है 72,315। सेम वे अगर आप लायबिलिटीज के सारे आइटम्स की टोटल करोगे तो भी आपको टोटल मिल रही है 72,315। तो 72,315 पर मेरा इलस्ट्रेशन 4 टैली हुआ। सो यू आर डन विद इलस्ट्रेशन 4, टैली हो गया।
वेरी गुड। कितने पे टैली हुआ? 72,315। तो आपका भी आंसर अगर इतना ही है जैसे मेरा था, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड 72,315 पे ही टैली हुआ, तो वेरी गुड, राइट। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन विच इज इलिस्ट्रेशन नंबर 5 या सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कहा है उन्होंने? तो उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमकार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। कि हमें ओमकार के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एंड इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आ रहा हूँ ऑन फ्रेश पेज, पहले पेज पर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ एंड ट्रेडिंग अकाउंट में मैं 4 आइटम जो हमारे फिक्स्ड आइटम्स है उन्हें लिख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर का हिस्सा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे का हिस्सा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले लाइन पर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ ओमकार कि हम ओमकार के बुक्स में ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बना रहे हैं। तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट। बैलेंस शीट को लिखते हुए मैंने लिखा एज ऑन 31 मार्च 2018। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये दो स्टेटमेंट सबके क्लियर है कि फर्स्ट पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, सेकंड पेज पर बैलेंस शीट बनाया। तो एज पर स्टेप 1 हमने फॉर्मेट रेडी किया। एज पर स्टेप 2 हमें क्या करना पड़ेगा? एज पर स्टेप 2 हमें एडजस्टमेंट पढ़ के उसके लिए टिक मार्क देना पड़ेगा। तो मैं आपको एडजस्टमेंट्स यहाँ पर एक एक करके डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसे पढ़ते हैं एंड हमारे ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करते हैं। तो व्हाट इज एडजस्टमेंट 1? एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹42,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पर हम टिक मार्क देते हैं क्या? आंसर इज नो। तो क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करो। एडजस्टमेंट 2 देखो क्या कह रहे हैं वो, राइट ऑफ ₹1200 बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 2% ऑन डेब्टर्स। तो अगेन एडजस्टमेंट 2 में देयर आर 2 एडजस्टमेंट गिवन, या 2 हिस्से हैं एडजस्टमेंट 2 के। पहला वो कह रहे हैं 1200 बैड डेब्ट्स हुआ एंड दूसरा वो कह रहे हैं कि आपको 2% की आरडीडी क्रिएट करनी है ऑन डेब्टर्स। तो अगेन देयर आर 2 एडजस्टमेंट given here. One is bad debts and second is create reserve for bad debts, that is nothing but जिसे हम प्यार से कहते हैं RDD। तो इन दोनों एडजस्टमेंट्स के लिए हमें टिक मार्क करना है। 2 एडजस्टमेंट कैसे? एक है बैड डेब्ट्स, एक है RDD। तो ये बैड डेब्ट्स एंड RDD कहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम? डेटर्स से। तो चेक करो आपके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है क्या? तो यस, पहला ही आइटम है डेटर्स। तो पुट 2 टिक मार्क्स ऑन डेटर्स कि डेटर्स से हमें बैड डेब्ट्स साथ ही साथ RDD दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं डेटर्स पर 2 टिक मार्क दे रहा हूँ। तो डेटर्स पे मैंने 2 टिक मार्क दिए। बट इसके साथ साथ जैसे कि हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में एंड उससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में देखा था कि अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स है तो आपको आपके क्वेश्चन में भी चेक करना है, दैट इज ट्रायल बैलेंस में भी चेक करना है कि क्या हमारे पास पहले से ही कोई बैड डेब्ट्स एंड पहले से ही कोई आरडीडी है क्या? द आंसर इज यस। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में देखो पहले से ही बैड डेब्ट्स है, तो इस बैड डेब्ट्स पर मैं क्या करूंगा? हैशटैग मार्क करूंगा। एंड अगर आप क्रेडिट साइड में देखोगे तो हमारे पास पहले से ही आरडीडी है, जिस पर मैं फिर से क्या करूंगा? हैशटैग मार्क करूंगा। तो फॉर एडजस्टमेंट 2, यहां पर एडजस्टमेंट 2 में 2 हिस्से थे, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। ये एडजस्टमेंट में कहा है बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, उसके लिए मैंने डेटर्स पे 2 टिक मार्क दिए, मैंने बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया जो ट्रायल बैलेंस में था, एंड जो ट्रायल बैलेंस की आरडीडी है उस पर हैशटैग दिया। तो हैशटैग यानी कि ये ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी है। हैशटैग वाले बैड डेब्ट्स यानी कि ओल्ड बैड डेब्ट्स, हैशटैग वाले आरडीडी यानी कि ओल्ड आरडीडी। एंड जो एडजस्टमेंट में दी हुई बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी है, दे आर न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, राइट। फिर से एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। तो एडजस्टमेंट 2 के लिए टिक मार्क्स हो गए। अब एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर लीगल एक्सपेंसेस 750 एंड वेजेस 225। तो यहाँ पर 2 खर्चे आउटस्टैंडिंग है। कौन से 2 खर्चे आउटस्टैंडिंग है? लीगल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो चेक करो आपके पास लीगल एक्सपेंसेस है क्या? यस, मुझे लीगल एक्सपेंसेस दिख रहा है, पुट अ टिक मार्क ऑन दैट। फिर चेक करो हमारे पास वेजेस है क्या? आंसर इज यस। नीचे है देखो थर्ड लास्ट आइटम, तो पुट अ टिक मार्क ऑन वेजेस ऑल्सो। तो एक लीगल एक्सपेंसेस पे टिक मार्क हुआ, एक वेजेस पे टिक मार्क हुआ फॉर एडजस्टमेंट 3। फिर एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करो। तो ऑफिस इक्विपमेंट पे एक टिक मार्क दे दो एंड मशीनरी पर एक टिक मार्क दे दो। तो दोनों पर एक टिक मार्क हुआ फॉर डेप्रिसिएशन कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है उसे डेप्रिसिएट करना है, मशीनरी है उसे भी डेप्रिसिएट करना है।
फिर एडजस्टमेंट 5 में वो कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस ₹900 कि इंश्योरेंस में से 900 रुपए प्रीपेड है। तो फिर से चेक करो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस है क्या? द आंसर इज यस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के नीचे देखो देयर इज इंश्योरेंस, तो पुट अ टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस। ये ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर देयर इज इंश्योरेंस, पुट अ टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस के इंश्योरेंस में से 900 रुपए इज प्रीपेड। तो ये बना एडजस्टमेंट 5 एंड लास्ट एडजस्टमेंट फॉर अस। तो एडजस्टमेंट 5 के हिसाब से हमने टिक मार्क कर लिया, राइट। एडजस्टमेंट 1 के हिसाब से टिक मार्क किया, या एडजस्टमेंट 1 से लेके एडजस्टमेंट 5 के लिए हमने टिक मार्क कर लिए। तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ कि रीड द एडजस्टमेंट एंड पुट अ टिक मार्क, वो हो गया। अब स्टेप 3 क्या करेंगे हम? अब स्टेप 3 में हम ट्रायल बैलेंस के आइटम उठाएंगे एंड हमारे बने हुए फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे। तो मैं ट्रायल बैलेंस को पढ़ूंगा, एक आइटम पढ़ूंगा एंड हर एक आइटम को हमारे बनाए हुए फॉर्मेट में पोस्ट करूंगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम विच इज डेटर्स। तो डेटर्स इज एज यूजुअल उठाएंगे एंड कहां पोस्ट करेंगे? एसेट्स में। तो मैं डेटर्स को उठा रहा हूं, एसेट्स में लिख रहा हूं डेटर्स 45,000, 2 टिक मार्क्स है डेटर्स पर, तो मैं 3 लाइन छोड़ के एरो कर रहा हूं कि डेटर्स इनर कॉलम 45,000, लीव 3 लाइंस, पुट एरो। डेटर्स के बाद अगला आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। वेरी सिंपल, ओपनिंग स्टॉक उठाओ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट आइटम लिखो 11,550, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगला आइटम है परचेसेस। तो अगर परचेसेस है तो परचेसेस के ऑपोजिट दैट इज क्रेडिट साइड में चेक करो, इज देयर एनी परचेस रिटर्न गिवन। तो अगर आप क्रेडिट में चेक करोगे तो देयर इज अ रिटर्न आउटवर्ड 450। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही होता है परचेस रिटर्न कि जो हमने सामान खरीदा उसे मैंने रिटर्न किया, तो रिटर्न आउटवर्ड खरीदा हुआ सामान में वापस कर रहा हो तो इट इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेस रिटर्न। तो हमारे पास परचेसेस भी है एंड परचेस रिटर्न भी है। तो जब मैं पोस्टिंग करूंगा मैं परचेसेस लिखूंगा एंड उसमें से परचेस रिटर्न सबट्रैक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं परचेसेस 53,250 एंड इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं माइनस परचेस रिटर्न 450। तो 53,250 माइनस 450, टोटल परचेसेस बाहर बचे 52,800, या नेट परचेसेस बाहर बचे 52,800। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न हो गया। परचेसेस के बाद अगला आइटम दिया उन्होंने सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को बस उठाओ एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स के नीचे लिखो माइनस सेल्स रिटर्न 1050। जब सेल्स की वैल्यू मिलेगी तब उसकी टोटल बाहर निकालेंगे, सिंपल। तो सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न के बाद अगला आइटम है बैड डेब्ट्स, बट बैड डेब्ट्स पे हमने हैशटैग मार्क किया। हैशटैग मतलब इसे अभी सॉल्व नहीं करना है या अभी पोस्ट नहीं करना है, एडजस्टमेंट के साथ देखते इसका करना क्या है। तो बैड डेब्ट्स को पेंडिंग छोड़ दो कि बैड डेब्ट्स को अभी कहीं पर नहीं लिखना है, एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। बैड डेब्ट्स के बाद अगला आइटम इज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इज आवर एक्सपेंस एंड इज दिस एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट या रिलेटेड टू फैक्ट्री या रिलेटेड टू प्रोडक्शन या रिलेटेड टू परचेसेस? आंसर इज नो, रेंट रेट टैक्सेस आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए उसे हम उठाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2670। तो रेंट रेट टैक्सेस खर्चा है बट डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी हमारे लिए खर्चा है बट अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और फैक्ट्री, इसलिए उससे भी मैं कहाँ लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू इंश्योरेंस इनर कॉलम में 2400, देयर इज अ टिक मार्क, इसलिए मैंने उसके अंदर लिखा, दैट इज इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन छोड़ के एरो। तो इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के बाद अगला आइटम इज ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट इज आर एसेट, इज प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स इज आर प्रॉपर्टी। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स को उठाओ, एसेट साइड में पोस्ट करो, ऑफिस इक्विपमेंट इनर कॉलम 42,900, लीव 1 लाइन, पुट एरो। तो ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर। अगेन फर्नीचर फिक्सचर्स हमारे लिए एसेट है तो उसे उठाओ, एसेट्स में लिखो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 28,500, आउटर कॉलम, कोई टिक मार्क नहीं तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। फर्नीचर फिक्सचर्स के बाद अगला आइटम है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक इज माय प्रॉपर्टी, माय बिलोंगिंग, मेरा पैसा जो बैंक में है दैट इज माय प्रॉपर्टी। तो कैश एट बैंक को उठाओ, एसेट्स में पोस्ट करो, एसेट्स में लिखो कैश एट बैंक 32,280। तो कैश एट बैंक सिंपल है। कैश एट बैंक के बाद अगला आइटम है लीगल एक्सपेंस। तो नाम में इट इज माय एक्सपेंस, खर्चा है। किस चीज का खर्चा है? लीगल खर्चा है, यानी कि कोर्ट कचहरी के खर्चे है। तो लीगल खर्चा हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च करते हैं क्या, या प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए खर्च करते हैं क्या? आंसर इज नो। तो लीगल एक्सपेंस इज एक्सपेंस बट नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री और नॉट रिलेटेड टू परचेसेस और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं टू लीगल एक्सपेंसेस इनर कॉलम में 3,000। क्लियर है, सिंपल है। लीगल एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम इज एडवर्टाइजमेंट।
जैसे कि हमने इससे पहले हर एक इलस्ट्रेशन में देखा था, एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में ही जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू एडवर्टाइजमेंट 1800, तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। एडवर्टाइजमेंट के बाद अगला आइटम है ब्रोकरेज। अब ये सारे हम डेबिट के आइटम्स पढ़ रहे हैं, तो ब्रोकरेज डेबिट में दिया है तो ये आइदर आपका एसेट होगा या फिर खर्चा होगा। तो ब्रोकरेज कैन नॉट बी एसेट, क्योंकि ब्रोकरेज हमें पे करना पड़ता है। ब्रोकरेज इज लाइक अ कमीशन, तो कमीशन ब्रोकरेज हम पे करते हैं, तो बट ऑब्वियस इट इज आर एक्सपेंस, राइट। बट ये उन्होंने कहा है क्या, इज इट रिलेटेड टू परचेस या प्रोडक्शन? आंसर इज नो। तो ब्रोकरेज तो है, खर्चा तो है, बट ये प्रोडक्शन परचेस से रिलेटेड नहीं है। तो ब्रोकरेज को मैं उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखूंगा, टू ब्रोकरेज 2100 रुपीज इज माई एक्सपेंस बट नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री, इसलिए मैंने नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा। तो ब्रोकरेज हुआ। ब्रोकरेज के बाद अगला आइटम है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का इफेक्ट हम क्या करते हैं, तो ड्राइंग्स को हम हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैपिटल कहाँ है, तो कैपिटल अभी तक हमें मिला नहीं है, बट कैपिटल अगर मिलता तो हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में। तो मैं आ रहा हूँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पहले लाइन पर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल, जिसकी वैल्यू अभी तक मुझे पता नहीं, जब मिलेगी तब लिखेंगे। बट मुझे पता है कि ड्राइंग्स हमारे पास है एंड ड्राइंग्स को हम हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैपिटल के नेक्स्ट लाइन पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस एंड आगे लिख रहा हूँ ड्राइंग्स, इनर कॉलम में 3000 की माइनस ड्राइंग्स रुपीज 3000। ये मैंने पहले लिख के रखा। कैपिटल की वैल्यू जब मिलेगी तब इसका आंसर हम नीचे निकाल लेंगे। तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा और कैपिटल हमेशा कहाँ होगा, लायबिलिटी के फर्स्ट लाइन, राइट। तो ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स के बाद अगला आइटम है वेजेस। तो वेजेस भी इससे पहले हमने डिस्कस किया। वेजेस यानी कि मजदूरी। वेजेस आर पेड टू द लेबर एंड लेबर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में। क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। तो वेजेस इज आर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेजेस को उठा के मैं कहाँ पर पोस्ट करूंगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो मैं लिख रहा हूँ टू वेजेस, इनर कॉलम में 2250, एक लाइन छोड़ के पुट एरो, क्योंकि वेजेस पे देयर इज अ एडजस्टमेंट। तो वेजेस हो गया। वेजेस के बाद नेक्स्ट आइटम इज कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर। क्या अगला आइटम, कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर। तो आपने कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर के लिए 1800 रुपए खर्च किए, सो इट इज नथिंग बट एक्सपेंस। कोल, गैस, वाटर, फ्यूल ये हमारे लिए एसेट्स है क्या, प्रॉपर्टी है क्या, कि हमने पानी जमा करके रखा है या पानी में पैसे इन्वेस्ट किए या कोल में पैसे इन्वेस्ट किए, नहीं। तो हम फैक्ट्री चलाने के लिए, ये फैक्ट्री में हमें अलग अलग बर्नर्स चलाने होते हैं, फर्नेसेस चलाने होते हैं, उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए, कोल चाहिए, या बॉयलर्स है तो बॉयलर्स को चलाने के लिए वाटर चाहिए, यस और नो। तो जो कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर है, इट इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री, यस और नो। एंड फैक्ट्री में क्या काम होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होते हैं। तो कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर इज यूज्ड, कंज्यूम्ड इन फैक्ट्री। तो ये बन गया मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कोल, गैस, वाटर को उठा के मैं कहां पर लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि कोल, गैस, वाटर हम ऑफिस में यूज करते हैं क्या, नहीं। कोल, गैस, वाटर, फ्यूल हम यूज करते हैं इन फैक्ट्री। तो कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर को मैं उठा के ट्रेडिंग के डेबिट में पोस्ट करूंगा, टू कोल, गैस एंड वाटर रुपीज 1800। ये क्लियर है। तो कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। या इसमें से कोई एक आइटम आया कोल, तो कोल जाएगा ट्रेडिंग में, फ्यूल ट्रेडिंग में, या वाटर ट्रेडिंग में, या गैस ट्रेडिंग में जाएगा। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट आइटम इज मशीनरी। तो मशीनरी हमने इससे पहले हर सम में डिस्कस किया कि मशीनरी इज आर प्रॉपर्टी एसेट्स। तो मशीनरी को उठाओ, एसेट्स में पोस्ट करो मशीनरी, इनर कॉलम में 12,000, क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क। तो मशीनरी चला गया एसेट्स में। तो मशीनरी के साथ साथ हमारे डेबिट के सारे आइटम पोस्ट करके कंप्लीट हुए। अब फटाफट चलते हैं ऑन द क्रेडिट साइड के आइटम। क्रेडिट में पहला आइटम इज कैपिटल। तो एज यूजुअल कैपिटल जाएगा लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन। तो कैपिटल लिख रहा हूं 1,20,000। इमीडिएटली उसमें से ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करो, नीचे टोटल आ रही है 1,70,000। ड्राइंग्स ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं, तो उसे मैं सब्ट्रैक्ट करके कैपिटल की टोटल नीचे ले रहा हूं 1,17,000। तो कैपिटल ऑलवेज लायबिलिटी फर्स्ट लाइन। कैपिटल के बाद अगला आइटम इज सेल्स। तो सेल्स की जगह फिक्स है ट्रेडिंग क्रेडिट फर्स्ट आइटम। तो बाय सेल्स के सामने इनर कॉलम में लिखो 60,750 एंड उसमें से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करो, टोटल बाहर आ रही है 59,700 कि मेरे नेट सेल्स इज ऑफ 59,700। तो सेल्स हो गया। सेल्स के बाद अगला आइटम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम परचेसेस से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड को अभी इग्नोर करो। रिटर्न आउटवर्ड के बाद अगला आइटम है डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मिला यानी कि हमारे लिए फायदा है, इनकम है, यस और नो। डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, रिसीव्ड यानी कि ये हमारे लिए फायदा है। तो अगर आपको कोई भी फायदा होता है, कोई भी आइटम रिसीव होता है, लाइक डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, अगर आपको रेंट मिला, तो इफ यू आर रिसीविंग एनीथिंग इट इज योर इनकम।
फायदा है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम सारे इनकम लिखते हैं एक्सेप्ट सेल्स। सेल्स के अलावा अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का इनकम फायदा है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो डिविडेंड रिसीव्ड को उठा के मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय डिविडेंड रिसीव्ड 2250। इज दिस क्लियर? तो डिविडेंड रिसीव्ड इज इनकम, इज माय गेन, इज माय प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख लिया। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड के बाद अगला आइटम इज क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स इज नथिंग बट आवर लायबिलिटी। बहुत बार डिस्कस किया हुआ आइटम है क्रेडिटर्स, मतलब वो लोग जिन्हें मुझे पैसा देना बाकी है। तो देना बाकी इज नथिंग बट माय लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स को मैं उठाऊंगा एंड सिंपल लायबिलिटी में पोस्ट करूंगा क्रेडिटर्स 37,500। तो क्रेडिटर्स इज माय लायबिलिटी। क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो माय लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है टेम्पररी लोन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को उठाओ, लायबिलिटी में पोस्ट करो बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000। सिंपल। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद अगला आइटम इज आरडीडी, जिस पर हमने हैशटैग मार्क किया है। तो हैशटैग मतलब इसे बाद में एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करते हैं, अभी इसे पेंडिंग रखो या पेंडिंग छोड़ दो। तो इसके साथ साथ आरडीडी के साथ साथ वी आर डन विद ऑल द ट्रायल बैलेंस के आइटम। पहले हमने डेबिट के आइटम्स पोस्ट किए, फिर हमने क्रेडिट के आइटम पोस्ट किए। सो वी आर डन विद द पोस्टिंग। अब अगला पार्ट कहता है कि सॉल्व द एडजस्टमेंट एंड गिव डबल इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट। तो मैं यहाँ पर एक एक करके फिर से एडजस्टमेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसे पढ़ते हैं एंड उसका डबल इफेक्ट देते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिंपल एडजस्टमेंट, जिसमें मैंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 42,000। तो सिंपल उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 42,000। तो दो वैल्यूज यहां पर नहीं है, एक ही वैल्यू, तो बस उसको उठाओ। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में दे दो, दूसरा इफेक्ट एसेट्स में दे दो। एज यूजुअल जैसे हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट देते हैं, उसी प्रकार से मैं क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट दूंगा। पहला क्लोजिंग स्टॉक उठा रहा हूं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,000 एंड दूसरा उसे उठा रहा हूं एसेट्स में लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक 42,000। तो यही हमेशा हम डबल इफेक्ट देते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, यस और नो? ट्रेडिंग क्रेडिट फर्स्ट इफेक्ट एंड एसेट्स सेकंड इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट हो गया। फिर दूसरी एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या कहा है? राइट ऑफ 1200 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 2% ऑन डेब्टर्स। तो ये भी सिंपल एडजस्टमेंट है, हमने लास्ट दोनों सम्स में डिस्कस किया हुआ है। फिर से आज डिस्कस करते हैं कि इस एडजस्टमेंट में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है 1200 रुपीज बैड डेब्ट्स एंड दूसरा हिस्सा है कि आपको डेब्टर्स पर 2% प्रोविजन करनी है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जिसे हम आरडीडी कहते हैं। So there are two adjustment given in the second adjustment. One is 1200 bad debts and second is आपको जो बचे हुए डेटर्स है उस पर 2% आरडीडी क्रिएट करनी है। तो इसका सिंपल इफेक्ट, पहला इफेक्ट इज वेरी सिंपल कि बैड डेब्ट्स यानी कि आपके जो आने वाले पैसे थे वो डूब गए। तो पैसे किससे आने होते हैं? डेटर्स से। तो बैड डेब्ट्स का पहला इफेक्ट में क्या करूंगा? डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सिंपल में 1200 बैड डेब्ट्स को उठा रहा हूं, एसेट में जो मेरे पास डेटर्स है 45,000 उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मैं डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस बैड डेब्ट्स 1200। तो 45,000 के डेटर्स थे, उसमें से 1200 बैड डेब्ट्स हुए, तो अब मेरे नेट डेटर्स नीचे बचे 43,800। कि अभी भी मुझे डेटर्स से 43,800 रुपीज वसूल करना बाकी। 45,000 के डेटर्स थे, 1200 डूब गए, 43,800 आना बाकी है। अब इस 43,800 पर मुझे सेकंड एडजस्टमेंट के हिसाब से इस पर 2% का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे हम आरडीडी कहते हैं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। तो मेरे पास अभी डेटर्स बच्चे कितने हैं? 43,800। उस पर मुझे आरडीडी की रेट कितना करना है? 2%। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 43,800 के डेटर्स इनटू 2% इज नथिंग बट 876। तो जो मेरे पास अवेलेबल डेटर्स है आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेब्ट्स, उन डेटर्स पर 2% मुझे आरडीडी क्रिएट करनी है। मतलब जो अभी भी मेरे पास डेटर्स बचे हैं उनमें से 876 रुपीज और डूब सकते हैं, तो वो भी अभी से ही सब्ट्रैक्ट करके रखो कि होने वाले नुकसान के लिए अभी प्रोविजन करके रखो। तो 876 को मैं उठा रहा हूं, डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस आरडीडी 876। तो 43,800 माइनस 876, अब मेरे नेट डेटर्स बाहर बचे 42,924। तो आफ्टर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी अभी भी मुझे डेटर्स से 42,924 रुपीज आना बाकी। तो ये मेरे दोनों एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए कि पहले मैंने बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है? सेकंड इफेक्ट देना है। बट सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई नीड टू कंसीडर दी हैशटैग आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस आइटम। तो ट्रायल बैलेंस में हमने बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया था एंड आरडीडी पे हैशटैग दिया था, यस और नो? तो इनको हमने
कल एंड लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो हैशटैग वाला बैड डेप्स है उसे कहते हैं ओल्ड बैड डेप्स, जो हैशटैग वाला आरडीडी उसे कहते हैं ओल्ड आरडीडी, जो अभी एडजस्टमेंट में हमने सॉल्व किया हुआ बैड डेप्स उसे कहते हैं न्यू बैड डेप्स, एंड जो न्यू आरडीडी है दैट इज एडजस्टमेंट वाला आरडीडी है, बैलेंस शीट वाला आरडीडी है, उसे कहते हैं न्यू आरडीडी। तो इन दोनों का न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेप्स का हमें सेकंड इफेक्ट देना है, बट इनका सेकंड इफेक्ट देते वक्त हमें ओल्ड बैड डेप्स एंड ओल्ड आरडीडी को भी कंसिडर करना है। तो कैसे कंसिडर करना है? तो मैंने कहा था कि आप जोड़ियां बनाओ कि जो ओल्ड बैड डेप्स है, ओल्ड बैड डेप्स है 600 प्लस न्यू बैड डेप्स 1200 प्लस न्यू आरडीडी 876, इनकी जोड़ी बनाओ, इनकी टोटल ले लो कितनी है एंड चेक करो कि जो ओल्ड आरडीडी है वो कितना है। अगर ओल्ड आरडीडी ज्यादा है तो हम पोस्टिंग करेंगे, दैट इज सेकंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बट अगर ओल्ड आरडीडी इन तीनों से कम है तो हम इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो अभी अब क्या करो, नोटबुक निकालो, नोटबुक में लिखो ओल्ड बैड डेप्ट 600 प्लस न्यू बैड डेप्स, रफ वर्क करना है, रफ वर्क, ये जो मैं कह रहा हूं रफ वर्क करो कि ओल्ड बैड डेप्स 600 प्लस न्यू बैड डेप्स 1200, न्यू बैड डेप्स जो अभी हमने एडजस्टमेंट में सॉल्व किए इज 1200 प्लस न्यू आरडीडी इज 876। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका टोटल आ रहा है 2676 और नो 2676 is the total of old bad debts plus new bad debts plus new RDD, इन तीनों की जोड़ी एक तरफ, ओल्ड बैड डेप्स, न्यू बैड डेप्स, न्यू आरडीडी, इन तीनों का जोड़ी एक तरफ, इन तीनों की टोटल अगर आप कर रहे हो तो आ रही है 2676 एंड ऑन द अदर हैंड मेरी ओल्ड आरडीडी इज ओनली 1200 रुपीज, तो ओल्ड आरडीडी छोटी है और इन तीनों की टोटल ज्यादा है, तो हमें सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फिर से ध्यान से सुनो, आपको तीन आइटम्स की जोड़ी बनानी है, ओल्ड बैड डेप्स प्लस न्यू बैड डेप्स प्लस न्यू आरडीडी, इन तीनों का टोटल करो 600 प्लस 1200 प्लस 876, तो टोटल करोगे तो आ रही है टोटल 2676 इन तीनों का टोटल आ रहा है, राइट। तो एक तरफ हमारे पास इन तीनों का टोटल है 2676 एंड ऑन द अदर हैंड ओल्ड आरडीडी इज ओनली 1200, तो एक तरफ 1200 है, एक तरफ 2676 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो इफ इन तीनों की टोटल अगर बड़ी है, ओल्ड बैड डेप्स, न्यू बैड डेप्स एंड न्यू आरडीडी की टोटल बड़ी है, तो हम पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बट अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा होता तो हम पोस्ट करते प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर इन तीनों का जोड़ी का टोटल बड़ा है तो हम पोस्ट करेंगे P&L के डेबिट में। तो मैं आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सबसे पहले मैं लिखूंगा टू ओल्ड बैड डेप्स ₹600 इनर कॉलम में, प्लस उसमें मैं न्यू आरडीडी ऐड करूंगा नेक्स्ट लाइन पर, प्लस न्यू आरडीडी 876 एंड इमीडिएटली प्लस उसमें न्यू बैड डेप्स ऐड करूंगा 1200 एंड इन तीनों का टोटल लूंगा जो कि आ रहा है 2676 एंड अब इस टोटल से जो हमारे पास पुरानी आरडीडी है उसे सब्ट्रैक्ट करूंगा एज माइनस ओल्ड आरडीडी 1200 एंड इसका टोटल बाहर आएगा 1476। कि पुरानी आरडीडी छोटी थी इसलिए हमने पोस्टिंग डेबिट में किया, इन तीनों की जोड़ी जो मैंने बताई थी उनको पहले लिखा एंड उसमें से ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट की। अगर ओल्ड आरडीडी बड़ी होती, अगर ओल्ड आरडीडी की टोटल इन तीनों से बड़ी होती, कि ओल्ड आरडीडी मान लो यहां पर होता 3000, तो मैं पहले क्रेडिट में बाय ओल्ड आरडीडी लिखता और फिर उस 3000 में से मैं तीनों आइटम्स दैट इज न्यू बैड डेप्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्स को सब्ट्रैक्ट करता। बट बीइंग ओल्ड आरडीडी ऑन द लोअर साइड मैंने सारे आइटम डेबिट में लिखे हैं, उसमें से ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट की, राइट। चाहिए तो फिर से इसे रिवाइंड करो या कल का लेक्चर फिर से रिवाइज करके देखो कि इसका हमने इफेक्ट कैसे दिया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट हुआ कि पहले मैंने बैड डेप्स एंड आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया, फिर उनको उठा के अभी मैंने P&L अकाउंट के डेबिट में लिख लिया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट नंबर 2। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 3 जिसमें उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस एंड वेजेस, कि लीगल एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है। तो लीगल एक्सपेंसेस हमने P&L के डेबिट में लिखा है तो उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग ₹750, तो 3000 प्लस 750 टोटल आपके लीगल खर्चे बन गए 3750। अब लीगल एक्सपेंस के साथ साथ वेजेस भी 225 आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस हमने कहाँ लिखे हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे हैं, तो उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 225, तो टोटल वेजेस बाहर बचे 2475। आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं, जो खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करो, यस और नो। कि लीगल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, लीगल एक्सपेंसेस में ऐड किया, वेजेस आउटस्टैंडिंग थे, वेजेस में ऐड किया। अब इन दोनों आउटस्टैंडिंग का हमें सेकंड इफेक्ट देना है कि लीगल एक्सपेंसेस 750 आउटस्टैंडिंग है, वेजेस 225 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा
ऑन द लायबिलिटी साइड, तो मैं लायबिलिटी में लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसे अंडरलाइन किया, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ लीगल एक्सपेंसेस 750 एंड वेजेस 225, तो दोनों मिला के टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 975 कि लीगल एक्सपेंसेस एंड वेजेस मिला के मुझे टोटल 975 रुपीज देना बाकी, राइट। इससे पहले वाले सब में एक एक ही आइटम आउटस्टैंडिंग था तो हम डायरेक्टली लिखते थे, यहाँ पर दो दो आइटम आउटस्टैंडिंग है तो पहले उन दोनों में ऐड किया एंड उसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में लिख लिया, सिंपल। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2.5%, मशीनरी 5%। तो ये भी सिंपल एडजस्टमेंट है, हमने हर एक सम में सॉल्व किया हुआ है कि हमें पहले ऑफिस इक्विपमेंट को 2.5% से डेप्रिसिएट करना है। तो एसेट्स में देखो हमारे पास 42,900 के ऑफिस इक्विपमेंट है, तो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ 42,900 इंटू 2.5% इज 1072.5, कितना आ रहा है 1072.5 आ रहा है। तो मैं जब ऑफिस इक्विपमेंट से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं उसे राउंड फिगर करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा 1073 कि पॉइंट में नहीं लिखना है। जब आप फाइनल आंसर लिखोगे डोंट राइट इट इन पॉइंट, उसे एज अ होल वैल्यू लिखो। तो मैं ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 2.5% 1073, बाहर मुझे आंसर मिल रहा है 41,827 कि 42,900 माइनस 1073 41,827 का अभी भी मेरा ऑफिस इक्विपमेंट बाकी है। पॉइंट में आंसर था, मैंने लिखते वक्त उसे राउंड अप करके लिखा बस। नेक्स्ट आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पर 5%, तो मेरे पास मशीनरी है 12,000 की, तो इस 12,000 पर मुझे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कि 12,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 600। तो मशीनरी को 600 से डेप्रिसिएट करो, तो मशीनरी के नीचे मैं लिख रहा हूँ माइनस डेप्रिसिएशन 600, तो 12,000 माइनस 600 इज 11,400। तो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन मेरे पास 11,400 की मशीनरी बाकी बची, राइट। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया। तो इसके साथ साथ हमारे दोनों एसेट्स डेप्रिसिएट हो गए कि मैंने ऑफिस इक्विपमेंट को डेप्रिसिएट किया, मशीनरी को डेप्रिसिएट किया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके मैं पहला उठा रहा हूं ऑफिस इक्विपमेंट 1073 एंड उसके नीचे मशीनरी ₹600 एंड दोनों का मिला के टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर कॉलम में आ रहा है 1673। डेप्रिसिएशन यानी कि मेरा नुकसान है, मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो उसको उठा के मैं खर्चे में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूं। तो ये डेप्रिसिएशन का मेरा डबल इफेक्ट हो गया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट नंबर 4। फटाफट चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 5, लास्ट एडजस्टमेंट जिसमें ने कहा है प्रीपेड इंश्योरेंस 900। इंश्योरेंस इज प्रीपेड ₹900। तो वेयर इज माय इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा हुआ है 2400। तो प्रीपेड में क्या करूंगा, हमेशा इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट करूंगा, या कोई भी आइटम प्रीपेड है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 900, तो मेरा नेट इंश्योरेंस बाहर बचा 1500। एंड प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट हमेशा कहां जाता है, ऑन द एसेट साइड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस उठा रहा हूं, एसेट्स में लिख रहा हूं प्रीपेड इंश्योरेंस 900। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 5 का भी डबल इफेक्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस इज प्रीपेड, तो इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट किया एंड उसका सेकंड इफेक्ट एसेट्स में दे दिया। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड उसके साथ साथ वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट। अब करना क्या है, अब हमें अकाउंट्स को क्लोज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट अगेन दिस इज योर होमवर्क। शुरुआत करो विद ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है कैलकुलेट करो, फिर उसे P&L में ट्रांसफर करो, फिर नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है उसे कैलकुलेट करो, फिर उसे बैलेंस शीट में दैट इज कैपिटल में एडजस्ट करो एंड बैलेंस शीट टैली करो। बट दिस इज एज अ होमवर्क। इज दिस क्लियर? तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फटाफट इसका आंसर डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट? चलो, तो तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।